महिंद्रा फाइनेंस के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमेश अय्यर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट्स और आगे आउटलुक पर बात करेंगे। जल्दी से मैं बता दूं, अगर सितंबर तिमाही के नतीजे देखें तो कंपनी की कुल आय में 5% कम होकर 2522 करोड़ रह गई, लेकिन ब्याज से आय 7% बढ़कर 1493 करोड़ हुई। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 237% बढ़ा है, 1023 करोड़ तक पहुंच गया। और अच्छी बात क्या है वो ये कि एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों ही घटे हैं। नेट एनपीए ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों ही घटे हैं। क्या थे ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, और ये क्विकलीज एक जो नई इन्होंने बिजनेस चालू किया है उस पर क्या है आगे के प्लान्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अय्यर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो ये नए इनिशिएटिव के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, या पहले नंबर से शुरुआत कर लेते हैं सर, जैसा आप बताएं। नंबर्स इस बार ठीक ठाक दिख रहे हैं, क्या ये ट्रेंड्स कंटिन्यू हो रहे हैं? डिमांड कैसी दिख रही है? फाइनेंसिंग में अब आप लोग कितने बुलिश हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं? रूरल मार्केट कैसा प्ले आउट हो रहा है? ओवरऑल ट्रेंड्स एंड डिमांड्स कैसी दिख रही है सर? जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद भी कि जब कभी भी कोई डिस्ट्रप्शन रूरल में होती है तो यू सी अ नोज डाइव ऑफ एक्टिविटी रूरल में, और जैसे ही ठीक ठाक होने लगते हैं तो यू विल स्टार्ट सीइंग द अपस्विंग इन रूरल मार्केट। चूंकि ये जितने भी कस्टमर के साथ हम काम कर रहे हैं ये सब अर्न एंड पे सेगमेंट के कस्टमर है, ये कोई एस्पिरेशनल परचेज नहीं करते हैं, ये सब लाइवलीहुड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है। और जैसे हमने देखा कि एक्टिविटीज ठीक ठाक शुरू हो गई सेकेंड क्वार्टर में, कोई लॉकडाउन नहीं रहा, पूरा 3 मंथ्स एक्टिविटी हमें मिला काम करने, और आगे भी यही दिख रहा है कि एक्टिविटी अच्छी चल रही है। चाहे वो आप अब स्कूल शुरू हो गए तो स्कूल बसेस स्टार्ट हो गए, टूरिज्म सेक्टर स्टार्ट हो गए तो टैक्सीज आर ऑपरेटिंग, टैक्सी एग्रीगेटर्स की बिजनेस ठीक ठाक चल रही है, 3 व्हीलर पैसेंजर्स की बिजनेस अच्छी चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव। और दूसरी बात ये अगर कहें कि मानसून अच्छा रहा है और एक्सपेक्टेशंस यही है कि यील्ड्स भी अच्छे रहेंगे, सपोर्ट प्राइस अच्छी रहेगी, तो ओवरऑल फार्म कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। सो अगर दोनों को कुल मिला के देखें तो बोथ फार्म कैश फ्लो और इंफ्रा कैश फ्लो को देखें तो हम समझते हैं कि आगे कारोबार अच्छा रहने की बिल्कुल उम्मीद है और सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं और कारोबार बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है, आगे ट्रेंड्स भी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। सर, क्विकली इसके बारे में जानते हैं, ये न्यू इनिशिएटिव जो कंपनी ने शुरू किया है व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है, क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फ्लीट साइज क्या है फॉर सब्सक्रिप्शन? सर, थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके मायने क्या हैं फ्रॉम फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। तो अगर हम देखें तो ये ओवरऑल फोरकास्ट ऐसी है कि लोग एसेट लेट जाना चाहेंगे, लोगों को गाड़ियां चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपना कैपिटल लगाएं और इस गाड़ी को ओन करें। तो हम ये समझते हैं कि लीजिंग जो है आगे चल के काफी डिमांड में रहेगी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट हो। तो काफी यंगस्टर्स हम देख रहे हैं कि उन्हें गाड़ी चाहिए, लेकिन वो ये श्योर नहीं कि किस स्टेट में उनका पोस्टिंग रहेगा या उनकी कारोबार रहेगी। तो वो समझते हैं कि अगर हम आज एक स्टेट में है और हमें गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो क्या हम लीजिंग में ले सकते हैं, और फिर हमारी जब भी ट्रांसफर होती है दूसरी स्टेट में तो वहां जाकर के हम दूसरा प्रोग्राम वहां से चलाएं। तो हम ये बिल्कुल समझते हैं कि ये यंगस्टर्स को गाड़ियों की रिक्वायरमेंट लीजिंग से फुलफिल किया जा सकता है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल परचेसेस जो होती है, जैसे कंपनी जो गाड़ियां देती है अंडर सीटीसी उनके सैलरी स्ट्रक्चर में, वो भी ये चाहते हैं कि भाई गाड़ी को ओन ना करते हुए अगर हम लीजिंग में लेते हैं तो उस गाड़ी की मेंटेनेंस, उस गाड़ी को फिर हैंडल करना, रेसिडुअल वैल्यू को मैनेज करना, ये सबसे वो हट जाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट समझते हैं और समझते हैं इससे अच्छा वॉल्यूम आ सकता है। पहले 3 साल में कम से कम 5 से 7 हजार का एक रेवेन्यू बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एयूएम बिल्ड कर सकते हैं इसमें। और ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये पर्सनल सेगमेंट से हटके इवन कमर्शियल सेगमेंट में आगे चल के एप्लीकेबल रहेगा। सो वी हैव अ बिग बेट ऑन दिस, और 3 to 5 ईयर्स की अगर होराइजन देखें तो हो सकता है कि 10 से 15% हमारी जो एयूएम की ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स कैन कम थ्रू दिस। ओके, तो ये काफ़ी पोटेंशियल है इस बिज़नेस में ग्रो करने का, आप काफ़ी बुलिश हैं। बट सर, मार्जिन्स किस तरीके के इस बिज़नेस में, और क्या फ्लीट साइज़ है अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन टू स्टार्ट विद, और लेट्स से आप हर साल उसको कितना बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? सो अगर पहली साल की अगर हम बात करें, एंड इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अराउंड 4-5,000 व्हीकल अगर हम कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, दिस विल हैव अ वेरी रैपिड ग्रोथ ऑफ अपवर्ड ऑफ 20% प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस। और जहां तक रेवेन्यू जनरेशन का सवाल, अगर आप लीजिंग को ध्यान से देखें तो रेसिडुअल वैल्यू इज द गेम ऑफ सक्सेस।
कि हम किस तरीके से इसके रेसिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। और रेसिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करने में हमारे पास में एक प्री ओन्ड व्हीकल पार्टनरशिप की बहुत जरूरत होती है। और जैसे महिंद्रा में आपने पता ही है कि फर्स्ट चॉइस व्हील्स जो है हमारी रेसिडुअल हमारी प्री ओन्ड कंपनी है, वो हमें मदद करेगी फॉर रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेशन। और क्योंकि जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं वो उनके लिए सप्लाई बन जाती है, तो दिस विल वर्क एज एन ओवरऑल इकोसिस्टम। मतलब न्यू गाड़ियां रहेगी, फाइनेंस का अरेंजमेंट रहेगा और रेसिडुअल वैल्यू मैनेजमेंट के लिए हमारी प्री ओन्ड व्हीकल कंपनी रहेगी। और ये तीनों मिलकर के जो है पार्टनरशिप में ऑपरेट करेंगे और हम जिस ओईएम के साथ काम करेंगे इसी पार्टनरशिप के रूप में हम काम करेंगे। और जो टोटल बेनिफिट देयरफॉर लीजिंग का जो रहेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग का एडवांटेज तो हमें है ही, तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में कस्टमर को ऑफर करेंगे, बट प्रॉफिट जनरेशन जो रहेगा वो रेसिडुअल वैल्यू मैनेजमेंट से रहेगा। क्या मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं सर इस बिजनेस में? सो हम समझते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हमारी लोन प्रोडक्ट में है और लीज प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन की बेनिफिट रहेगी, सो पोस्ट टैक्स रिटर्न विल बी। ओके, श्योर, फेयर इनफ सर। तो ये तो हुई इस बिजनेस की बात। इंटरेस्टिंग मॉडल है, देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है, ग्रो होता है। व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस है, स्पेशली ट्रैक्टर्स सेल्स, वहाँ पर किस तरीके के क्यूज दिख रहे हैं सर इस वक्त, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्लान्स, एक्सपेंशन, पेनिट्रेशन? हम हमेशा जब आपसे बात करते हैं आप बताते हैं कि आपका एंडेवर रहता है इन डिफिकल्ट पीरियड्स ऑल्सो आप एक्सपैंड करते हैं, आप रीच आउट करते हैं टू योर कंज्यूमर एज मच एज यू कैन। किस तरीके के आगे लेट्स से 2-3 साल के प्लान्स हैं और किस तरीके का एक्टिविटी दिख रही है डिसबर्समेंट्स में, कलेक्शन एफिशिएंसी में और पेनिट्रेशन में? सो पेनिट्रेशन की बात करें तो अगर 3 इयर्स का अगर हम प्लान देखें तो वी विल हैव 2 लेवल्स ऑफ पेनिट्रेशन। एक फिजिकल पेनिट्रेशन रहेगी वेयर वी विल हैव 300-350 ब्रांचेस इनटू डीपर पॉकेट्स। दूसरी जो है हमारी डिजिटल पेनिट्रेशन रहेगी। काफी कस्टमर जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं डिजिटली, वो हो सकते हैं कि गाड़ी जाकर के फिजिकली शोरूम में देखें, ट्रैक्टर को फिजिकली देखें और खरीदें, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमसे करना चाहते हैं, चाहे लोन की ट्रांजैक्शन हो या रीपेमेंट हो या उसकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट हो, ये सब डिजिटली रहेगी। सो देयरफॉर द पेनिट्रेशन विल बी बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। और हम समझते हैं कि आगे चल के जो बिजनेस मॉडल बन रही है वो डिजिटल मॉडल बनेगी क्लियरली। सो पेनिट्रेशन इज वन डेफिनेट रूट वे फॉरवर्ड। जहां तक ट्रैक्टर सेल्स या ग्रोथ की सवाल है, लास्ट 2-3 महीने में हमने देखा हमारी मार्केट शेयर फिर 4 या 5% से बढ़ गया है। वी वर एट 22-25%, वी हैव गॉन अप टू 30-31% मार्केट शेयर। और हमने 500-600 डीलरशिप अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई किया है जहां पे या हमारी प्रेजेंस कम है या नहीं है, और हम वहां हमारी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं और हमारी वॉल्यूम जो है वहां से बढ़ने लगेगी। जहां तक व्हीकल्स का सवाल है, जैसे आज हमको सबको पता ही है कि शॉर्टेज इज द रियल प्रॉब्लम देयर, डिमांड की कोई कमी नहीं है। और हम हमारी स्मार्ट ब्रांचेस के थ्रू वी आर आल्सो ऑफरिंग वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स फॉर न्यू प्रोडक्ट लाइन, जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 700 को हुआ, तार के लिए हुआ है। सो हम जो है आई एंड कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर वेरी वेरी अट्रैक्टिव स्कीम्स। तो उस वजह से भी हमारी वॉल्यूम में डेफिनेट इंप्रूवमेंट आएगा। और जहां तक प्री ओन्ड व्हीकल का सवाल है, हम समझते हैं आगे 2 या 3 साल प्री ओन्ड व्हीकल की काफी अच्छी डिमांड रहेगी। आज प्री ओन्ड व्हीकल में भी सप्लाई की कंस्ट्रेंट है क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं, रीपोजिशंस कम हो रही है, देयरफॉर सप्लाईज में कमियां हैं। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ने लग जाएंगे, प्री ओन्ड व्हीकल की डिमांड तो काफी है और हम समझते हैं कि काफी कस्टमर जो है प्री ओन्ड व्हीकल लेना चाहेंगे, क्योंकि लोग आगे समझेंगे कि हम अपना गाड़ी रखें तो ठीक रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के बजाय। तो इस वजह से भी जो डिमांड है छोटियों गाड़ियों का अच्छा रहेगा। तो प्री ओन्ड व्हीकल विल बी अनदर ग्रोथ इंजन। तो अगर सबको मिलजुला के देखें, आगे 3 साल हम समझते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी काफी रूरल में अच्छी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर विल ओपन अप, फार्म कैश फ्लो तो अच्छी चली रही है मॉनसून अच्छे रहते हुए। तो अगर फार्म और इंफ्रा कैश फ्लो अच्छी रहेगी और ओवरऑल फोकस रूरल में रहेगा, तो हमारे लिए आगे 3 साल हम समझते हैं कि इट बी अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। ओके, अगले 3 साल काफ़ी स्टेडी फुटिंग पर हैं कंपनी, जैसा आप बता रहे हैं। एंड ईच वर्टिकल की आपने बात समझाई सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लीजिंग बिजनेस पर क्या आपका फोकस है? आपको लगता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया है और आप वहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूअर सेगमेंट्स टू एंटर? क्या ये एक अच्छा प्रोपोजिशन होगा? ये एक सवाल सर। और क्विकली उसी के बाद ये जानना चाहेंगे, अब आरबीआई के साथ जो कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, स्टेक होल्डर कॉन्वर्जेशन स्पेशली विद एनबीएफसीज, और वो जो पेपर की बात की है, एक ड्राफ्ट भी बताया गया है कि एनबीएफसीज को अब चूंकि बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, इवेंचुअली इफ दे वांट टू कन्वर्ट टू अ बैंक, क्या
रिक्विजिट्स हैं, कैसे हो सकता है, आप उसमें कितना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सर? और जिस तरह से अंडरलाइंग एक वैल्यू मिल सकती है फॉर अ बिग एनबीएफसी लाइक योर्स, आपका कितना इंटरेस्ट रहेगा उस डायरेक्शन में, और आप क्या अपडेट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हमने हमेशा ही कहा है कि जब भी बैंकिंग की एक अपॉर्चुनिटी आती है, महिंद्रा जैसी कंपनी डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को बहुत नज़दीक से देखेगी और हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि एज़ एन एनबीएफसी हम क्या कर रहे हैं और एज़ अ बैंक हम क्या कर सकते हैं। और जो आज हम अच्छा कर रहे हैं एज़ एनबीएफसी, उस वैल्यू को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे बैंक बनते हुए, और साथ-साथ में और क्या अच्छा कर सकते हैं इस पे हम ध्यान देंगे। सो डेफिनेटली ये जो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगा और हम इस पर लगातार डिस्कशन करेंगे, और जब भी ये अपॉर्चुनिटी ओपन अप होती है यू विल सी अस वेरी एक्टिव इन दैट स्पेस। जहाँ तक ओवरऑल सवाल जैसे आपने बताया कि भाई आगे कैसे रहेगा, क्या रहेगा, रेगुलेशन की तरफ से कैसे रहेगी, आई थिंक वी एज अ लार्ज एनबीएफसी आर वेरी वेरी ओपन एंड वी आर ऑलवेज वेलकमिंग टाइटर रेगुलेशन। चूंकि अच्छी एनबीएफसी, बड़ी एनबीएफसी को ये जरूरी है कि भाई हमें अलग देखा जाए एज अ लार्ज एनबीएफसी, और वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बुलिश कि जैसे भी ये अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे, बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, इस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे और इस पर हम फोकस करेंगे। यू हैड वन मोर क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। सर, कमर्शियल लीजिंग, इक्विपमेंट लीजिंग के बारे में। सो जहां तक इक्विपमेंट लीजिंग का सवाल है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। अगर आप देखें, जैसे आज की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कॉस्ट भी काफी हो चुकी है एंड लोग चाहते हैं कि हमें 100% फाइनेंस मिले, लेकिन उसकी ईएमआई इतना रहे कि हम इजीली उसको दे पाए। तो दो ही तरीके से इसे हैंडल किया जा सकता है, या तो 5 ईयर 7 ईयर्स की फाइनेंसिंग किया जाए, या फिर लीजिंग रूट से इन्हें दिया जाए जहां रेसिडुअल वैल्यू एट द रेयर एंड किया जाए 20-25%, जो भी उसकी रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट होती है, और जो ईएमआई है वो बैलेंस 75% या 80% में किया जाए, जिससे कि कस्टमर को अपनी ईएमआई भरने में अच्छी सुविधा रहेगी। सो मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जी टू सर। लुक एट और लीजिंग, और हम बिल्कुल इस पे पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू आवर लीजिंग वेंचर। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, एंटर करेंगे, और अपॉर्चुनिटी भी यहाँ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अय्यर, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। महिंद्रा फाइनेंस के आगे की क्या हैं प्लान्स, इस पर बातचीत की आपने हमारे साथ। धन्यवाद आपका।